हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल concepts means theorems and everything. Okay, first of all we'll talk about the axioms. What are axioms? Okay, what are axioms? Axioms are proved statements. Axioms क्या है? That is a proved statements which need not to be proved. एग्जाम देखते हैं कि प्रूफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूं अपनी तरफ से, जैसे कि अर्थ इज राउंड, दैट इज एग्जाम, नो नीड टू प्रूव इट, पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनडायरेक्टली एग्जाम को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो यही बोलेंगे हम, यूनिवर्सल ट्रुथ को किसी प्रमाण की, प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड टू प्रूव, इट्स अ प्रूव्ड स्टेटमेंट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ओके, वैसे ही मैथ में अगर लिखें तो मैथ में क्या लिख सकते हैं? जैसे कि टू स्ट्रेट लाइन always intersect at one point. कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स लगा के देख लो, वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, पर जरूरी है वो इंटरसेक्ट करती हैं। दो लाइनें आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैं बोल रहा हूं अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। स्ट्रेट लाइन लिखा मैंने, स्ट्रेट लाइन, ऐसा ना हो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना के कह दो। स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइनें आपस में एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। इस तरह से कुछ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता, मतलब कि ये प्रूव्ड स्टेटमेंट्स ही होते हैं, दैट आर द गिवन प्रूव्ड स्टेटमेंट्स, नो नीड टू प्रूव। ओके, तो वो एक्सियोम्स कहलाते हैं। तो बेसिकली इन्हें सेल्फ एविडेंस भी कहते हैं। क्या ये क्या है एक्सियोम्स? ये एक्सियोम्स क्या होती है? सेल्फ एविडेंस। सेल्फ एविडेंस, अपने आप में ये एविडेंस होते हैं कि हम तो सही हैं, सेल्फ एविडेंस। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर कंसेप्ट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें लीनियर पेयर। क्या पढ़ेंगे? लीनियर पेयर। इसे शॉर्ट में L.P भी लिखते हैं, लीनियर पेयर। There are two axioms of linear pair. Linear pair की दो axioms होती है। Axiom 1, पहली axiom होती है if a ray stands, ये आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगी लाइन, on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे है लाइन के ऊपर, ठीक है, ए ओ बी,
एक रे, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट क्या होता है, साथ वाले एंगल्स, दोनों एंगल्स का सम, एंगल 1 और एंगल 2, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, फॉर्म्स अ 180 डिग्री। तो ये थ्योरम होती है कि एंगल 1 और एंगल 2, अगर सीधी सी बात है, याद रखो कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल्स है उन सबका सम कितना होगा 180 के बराबर होगा। दो एंगल्स है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो इसका रीजन क्या लिखते हैं, L डॉट P, लीनियर पेयर। तो ये ऐसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है इसकी। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो कैसे लिखेंगे, इन अ लाइन AOB in a straight line AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, बिकॉज रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग अगर एक लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा कितना बनाते हैं, एंगल 180 डिग्री। तो ये थ्योरम पहली एक्सियोम जो यूज होती है। सेकंड एक्सियोम, ठीक है, अब इसके बाद इसका पढ़ेंगे सेकंड एक्सियोम इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर दो एंगल्स मिलके, दो एडजेसेंट एंगल्स मिलके, इसका रेसिप्रोकल होता है। इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर एंगल कितना होगा 180। सीधी सी बात ये है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर एंगल कितना होगा 180, ठीक है। तो सेकंड जो एक्सियोम होती है इसकी, वो इसका रेसिप्रोकल होती है। वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट, दैट if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then if the sum of the two adjacent angles is 180 degree, then their non-common arms forms a straight line। अब देखो इसे समझा रहा हूं कैसे। उसने कहा है इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, दो एडजेसेंट एंगल्स ले लेते हैं, एक ये एंगल, एडजेसेंट साथ वाले एंगल्स हो गए, तो दूसरा एंगल क्या ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला एंगल मैं 70 ले लेता हूँ, ये वाला एंगल हम ले लेते हैं 140 और ये वाला एंगल ले लेते हैं 40। ये आ गया एंगल 1, ये आ गया एंगल 2, AOBC। ये इसका रिवर्स होता है कि अगर साथ वाले दो एंगल्स, अगर कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट साथ वाले, यहाँ पे लिखा है देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स और उनका क्या होगा सम, कितना हो 180। अगर दो साथ वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 बन जाए तो उनकी नॉन कॉमन आर्म, ध्यान से देखो वर्ड क्या लिखा है, नॉन कॉमन आर्म क्या हो गया, देखो जो OB है, OB रे है या OB आर्म है, ये आर्म्स होंगी, OA OB OC, ये आर्म्स है एंगल्स की। एंगल 1 की आर्म कौन सी है, OA एंड OB, एंगल 1 की आर्म है। एंगल 2 की आर्म कौन सी है, OB एंड OC। तो देखो OB आर्म दोनों की कॉमन है, जो OB आर्म है दोनों की कॉमन आर्म है, दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। और जो OA है दैट इज आर्म ऑफ ओनली एंगल 1, और जो OC है दैट इज आर्म ऑफ ओनली एंगल 2। OC से 2 से जुड़ी हुई है, OA 1 से जुड़ी है, OB दोनों एंगल से जुड़ी हुई है। तो उसने यहाँ पे लिखा है नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होगी, OA एंड OC। तो जो OA एंड OC मिलके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन। तो देखो ध्यान से, OA और OC दोनों ने मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है। तो हमने इन थ्योरम को यूज करना है और कुछ नहीं करना, इन एक्सियोम्स को हमने क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, अगर दो एंगल्स मिलके 180 बना रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, पहली थ्योरम क्या थी, अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स हैं दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा 180, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस।
सबसे पहली थ्योरम जो तुम लोगों के सिलेबस में, ये एक्सियोम थी, ये तुम लोगों को आएंगे नहीं, ये सिर्फ कंसेप्ट्स हैं जो यूज होंगे। अब तक जितना ये समझाया ये आएगा नहीं तुम लोगों को पेपर में, ये सिलेबस में है, मतलब कि ये कंसेप्ट्स हैं जो यूज होंगे। अब चलते हैं, पर ये जरूर याद तैयार कर लेना, लीनियर पेयर की दो थ्योरम्स एक्सियोम्स, ये 1 नंबर में 2 नंबर में लिखनी आ सकती है। प्लीज ये आ सकता है ऐसे, राइट द टू एक्सियोम्स ऑफ द लीनियर पेयर, इन्हें कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम्स, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। चलो अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली थ्योरम, थ्योरम 1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसे शॉर्ट में तुम लिख सकते हो VOA पोस्ट ऑफ एस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये थ्योरम तो है बच्चों, पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन इसका पेपर में 2 तरीके से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, या फिर इसकी स्टेटमेंट लिखी आ सकती है। कैसे? इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट होती है, इफ 2 lines intersects each other, then vertically opposite angles are equal। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन लिखा आ सकता है पेपर में, ठीक है? ज्यादातर तो ऐसे डाल देते हैं, स्टेट एंड प्रूव द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है? अब देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए तुम लोगों को, ये थ्योरम आ जाए पेपर में, ये नहीं लिखा होगा ये थ्योरम है, पहले बता रहा हूं, ये कहीं नहीं लिखा होगा कि ये थ्योरम है, ये तुम लोगों को देखना है कि ये थ्योरम है या नहीं, याद रखना है इस चीज को। तो अब कैसे करना है, सोल्यूशन या फिर आंसर, ठीक है? देखो, सबसे पहले इसमें लिखा जाता है, जब भी थ्योरम आए, जब भी थ्योरम होगी, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जब भी थ्योरम मान लो आ जाए तुम लोगों को, स्टेट एंड प्रूव द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो सबसे पहला काम होगा तुम लोगों का थ्योरम लिखना, थ्योरम लिखना जो इसका आधा नंबर होता है, इस स्टेटमेंट का आधा नंबर होता है। स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट लिखना, चाहे ये आए पूरे का पूरा क्वेश्चन, चाहे ये आए, तुम लोगों ने क्या करना है, पहले इसके स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट है इसकी। कई बार पेपर में स्टेटमेंट ही लिखी आए थे, तो तुम लोगों ने क्या करना है, इसे कॉपी पेस्ट कर देना। अगर स्टेटमेंट लिखी आ गई तो उसे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है? अगर ये चीज आए तो तुम लोगों को स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी बच्चों। इफ, और स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू राइट द सेम स्टेटमेंट। इफ 2 lines intersect each other, then vertically opposite angles are इक्वल। तो सीधी सी बात ये समझ सकते हो, जब भी तुम लोगों को थ्योरम आएगी पेपर में, मान लो कोई भी थ्योरम लिखने को आगे, तो सबसे पहले उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, बस ये चीज दिमाग में रखो। मान लो पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए, ये थ्योरम आ जाए, तो तुम लोगों ने क्या करना, सबसे पहले थ्योरम लिखनी है, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद लिखा जाता है गिवन। पैटर्न है बच्चों ये लिखने का। इसके बाद लिखा जाएगा गिवन। गिवन में वो सब चीजें लिखी जाती है जो तुम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 2 lines इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जो 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्केल से बनाना बच्चों, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए हाथ से बना रहा हूँ। मैंने मान लिया ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4।
ठीक है, ये मैंने एंगल्स मान लिया। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है AOB एंड COD, दो लाइंस क्या थी, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैं मान लेता हूँ गिवन में क्या है, AOB एंड COD आर टू स्ट्रेट लाइंस intersect each other at O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। गिवन में बच्चों वो चीज लिखी जाती है जो क्वेश्चन में गिवन हो। क्वेश्चन में तुम लोगों को गिवन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखा है, तो डायरेक्टली ये थ्योरम लिखोगे, तो थ्योरम में लिखो क्या गिवन है, टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइंस इंटरसेक्ट करिए, तो मैंने दो स्ट्रेट लाइंस बना ली, वो इंटरसेक्ट, उनको नाम दे दिया ABCD, O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो AOB एंड COD दो लाइंस होगी जो आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों टू प्रूव। टू प्रूव में वो चीज लिखी जाती है जो हमने प्रूव करनी है, इसे लिखते हैं टू प्रूव। इसमें वो चीज लिखी जाती है जो हमने प्रूव करनी है। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, देखो देन। एक और चीज याद रखना बच्चों, जो इफ होते हैं, इफ का मतलब हमेशा होता है गिवन, कि इफ के आगे जो स्टेटमेंट इफ के बाद लिखी जाएगी वो सारी स्टेटमेंट क्या होगी तुम लोगों को, गिवन, वो क्या होगी, गिवन। और जो देन लिखा होता है, देन का मतलब है देन के बाद जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो तुम लोगों को टू प्रूव करनी है, वो क्या करनी है, तुम लोगों को टू प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो चीज है वो तुमने प्रूव करनी है, टू प्रूव। इफ का मतलब होता है हमेशा जो स्टेटमेंट गिवन हो वो इफ होती है, इफ का मतलब होता है गिवन स्टेटमेंट, ये तुम लोगों को गिवन है। देन का मतलब अब ये चीज तुम लोगों ने प्रूव करनी है, तो प्रूव क्या करना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, इसके सामने वाला ये एंगल होगा, इसके सामने वाला ये एंगल होगा, मतलब कि 1 के वर्टिकली ऑपोजिट 2 होगा, 3 के वर्टिकली ऑपोजिट 4 होगा। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है एंगल 1 2 के बराबर है एंड एंगल 3 4 के बराबर है, ये चीज प्रूव करनी है हमने। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद लिखा जाता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब तुम लोग समझ सकते हो बॉडी, वो बॉडी जिसमें सोल्यूशन लिखा जाएगा कि इस टू प्रूफ को कैसे प्रूव किया जा सकता है, इस टू प्रूफ को कैसे प्रूव किया जा सकता है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, AOB स्ट्रेट लाइन है तो कैसे लिखेंगे, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट को ST डॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन है। देखो AOB एक स्ट्रेट लाइन, अभी किया था हमने एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर। वैसे ही AOB अगर एक स्ट्रेट लाइन है, देखो दोबारा बना लेता हूं यहाँ पे, अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, OC एक लाइन जा रही है इसके ऊपर, OC मैंने एक लाइन बनाई, मैंने इस डायग्राम में से एक छोटी सा पार्ट, डायग्राम का छोटा सा पार्ट उठा लिया। ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 1, ये एंगल कितना बन रहा है 4। देखो AOB स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल है 1 और 4, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो ये आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सिमिलरली अब मैं दूसरी साइड उठा रहा हूं DOC। ठीक है, अब साइड इस हिसाब से उठानी है बच्चों, सेकंड साइड इस हिसाब से उठानी है, COD इज अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी साइड इस हिसाब से उठानी है बच्चों, एटलीस्ट दोनों में से एक एंगल जरूर कवर हो जाए, दोनों में से एक एंगल जरूर आए। मान लो मैंने COD उठाया, इसकी डायग्राम इधर बना लेते हैं, ये आ गया C, यहाँ पे आ गया O, यहाँ पे आ गया D। अब देखो नीचे OB एंगल जा रहे हैं, नीचे OB एंगल जा रहे हैं, तो OB और OC के बीच में एंगल 4 बन रहा है, OD और OB के बीच में एंगल 2 बन रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में देखो चाहे ऊपर की डायरेक्शन में देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो एंगल्स बन रहे हैं इसके ऊपर, दोनों एंगल्स का सम क्या होगा अगेन
180 मैंने कहा था ऐसी साइड लेनी है, ऐसी साइड लेनी है जिससे एक एंगल एटलीस्ट दोनों में से कॉमन आए। तो 4 आ गया, देखो ऊपर भी है नीचे भी। तो ये बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में लीनियर पेयर, बस पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, L.P लीनियर पेयर। अपने आप समझ जाते कि हाँ लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग एंगल का सम 180 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो। पहली इक्वेशन क्या है, एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू 180। सेकंड इक्वेशन क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू 4 180। अब मैं यहाँ पे एक रफ लाइन बना रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए। देखो बच्चों, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, दो इक्वेशन लिख रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड 1 इज इक्वल टू उसी की राइट हैंड साइड होगी, ये पहली इक्वेशन आ गई। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर बच्चों दो इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए, अगर राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर रख देते हैं। मान लो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए तो हम लिख देते हैं इफ राइट हैंड साइड ऑफ बोथ आर इक्वल, so then left hand side of both are also equal। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर रख देते, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर रख देते हैं। मतलब एटलीस्ट दोनों इक्वेशन में एक साइड कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वेशन में से एक साइड, दोनों में से कोई भी साइड आपस में सेम है तो बची हुई जो दो साइड्स होंगी वो आपस में बराबर रख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इन इक्वेशन को मैं द्वार से लिख रहा हूँ, इन्हीं इक्वेशंस को मैं द्वार से लिख रहा हूँ। एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी, एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब इसकी राइट हैंड साइड देखो बराबर है, तो इसका तो लेफ्ट हैंड साइड जो होंगी वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इसे लिखते कैसे, इसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बस इतना लिखते हैं और कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी पहले की, एंगल 1 + एंगल 4 बराबर होगी इक्वल्स टू, ये इसके बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल 1 + 2 1 + 4, जितना भी लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है वो सारे का सारा दूसरे की लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो यहां से एंगल 4 और एंगल 4 कट गए, बचा क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 2 के बराबर आ गया, हमने यही प्रूव करना था। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, सेकंड को प्रूव करने की जरूरत नहीं, उससे लिख दो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हो गया तुम लोगों का हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं तुम लोगों को समझाऊंगा क्वेश्चन तैयार कैसे करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ लग गया, अब इन क्वेश्चनों को तैयार कैसे करना है, ऐसा थोड़ी रट्टा मारते रहोगे।